Hello students, hope you are all right in this era of pandemic. Today we will discuss with you the civil society and people's movement. आज मैं आपके साथ नागरिक समाज और जन आंदोलन की चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले व्हाट इज सिविल सोसाइटी, व्हाट आर द पीपल्स मूवमेंट, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी स्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया। जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो हिंदी में इसका जो अर्थ मिलता है वह है नागरिक समाज। व्हाट इज सिविल सोसाइटी? नागरिक समाज है क्या? नागरिक समाज वस्तुतः वह समाज है जो एक सभ्य समाज है, जागरूक समाज है। यह उत्तरदायी व्यक्तियों का एक समूह है। इस अर्थ में नागरिक समाज राज्य से सर्वथा पृथक है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के समूह आते हैं। नागरिक समाज के अंतर्गत केवल संगठित समाज ही आता है। इसके पीछे लोगों में समूह में बंधकर कार्य करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि किसी भी राज्य के पीछे उसकी सफलता के पीछे नागर समाज की भूमिका होती है। नागर समाज वस्तुतः वह समाज है जिस पर राज्य शासन करता है। नागर समाज एक ऐसा समावेशी छाते जैसी अवधारणा है जो राज्य के बाहर स्थित असंख्य संस्थाओं को अपने आप में समेटे रखता है। इस कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ व्हेन वी प्रोसीड देन वी विल फाइंड दैट सिविल सोसाइटी हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नागर समाज की कुछ अपनी खास विशेषताएं हुआ करती हैं। वस्तुतः जो पहली विशेषता किसी भी नागरिक समाज की होती है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल सोसाइटी इज दैट इट इज मिरर ऑफ सोसाइटी। समाज के जिस भाग का यह प्रतिनिधित्व करता है उसका चित्र लोगों के समक्ष यह समाज रखता है। इसके अंतर्गत वे सबू समूह आते हैं जो राज्य और परिवार के मध्य में अवस्थित होते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि सिविल सोसाइटी इज ए सोसाइटी विच इज सिविलाइज्ड। मेंबर्स आर सिविलाइज्ड। इसके नागरिक सभ्य समाज के नागरिक होते हैं। नागरिक समाज वस्तुतः समाज और राजनीति, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के बीच में कार्य करता है। यह एक स्वतंत्र और प्रगतिशील समाज होता है जो राष्ट्र के राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागर समाज वस्तुतः एक बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअली प्रोग्रेसिव समाज होता है, उन्नतशील समाज होता है। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन। जनमत के निर्माण में यह सहायक होता है।
वस्तुतः नागरिक समाज राज्य के नियंत्रण को कम करने के लिए संस्थाओं के स्वरूप को बहुलवादी रखने में विश्वास करता है। इट बिलीव्स इन मल्टी ऑर्गेनाइजेशन विद इन ए स्टेट। वस्तुतः नागर समाज में होने वाले राज्य के द्वारा सभी प्रकार के उत्पीड़न के विरुद्ध स्वैच्छिकवाद का समर्थन करता है। वस्तुतः नागर समाज एक ऐसी नैतिक और मूल्य आधारित प्रणाली है जो किसी भी राज्य की कार्यों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कड़ी हुआ करती है। जब हम इस नागर समाज की भूमिका पर आते हैं, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, देन वी फाइंड दैट दिस concept of civil society is a very important concept of post modern society। आधुनिक उत्तर आधुनिक युग की यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वस्तुतः व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उत्तर आधुनिकता? इस उत्तर आधुनिक युग की क्या विशेषता है? एक महत्वपूर्ण विशेषता उत्तर आधुनिक युग की यह है कि यहां राज्य और नागरिक की जो परंपरागत अवधारणा चली आ रही थी वह दोनों ध्वस्त हो चुकी है। राज्य और व्यक्ति दोनों के बीच में अब अंतर किया जाने लगा है। सो इफ यू गो into the historicity of civil society, you will find that civil society started from German philosopher F.J. Hegel. Later it was discussed by Karl Marx, Friedrich Engels, and all these thinkers considered the society and state and role of individual on the one hand with society and on the other hand with states. So ये जो कार्ल मार्क्स, हीगल, एंजल्स जैसे साम्यवादी विचारक हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। और when we talk about this concept in 20th century, there are two scholars, एंटोनियो ग्रैम्ची। एंटोनियो ग्रैम्ची ने इस अवधारणा का, सिविल सोसाइटी की अवधारणा का अपने ग्रंथों में महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है। सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि आज का जो वर्तमान समाज है उसमें उसके तीन अवयव हैं। There are three parts of a civil society. Sorry, there are three
parts of modern society, not social society, modern, आधुनिक समाज. The first element of modern society is the government. Second element of modern society is the market. And the third element of modern society is the society. और इसमें से यह जो तीसरा क्षेत्र है, यह नागर समाज, यह बाजार और समाज दोनों क्षेत्रों पर अपनी लोकतांत्रिक पहरेदारी के द्वारा नियंत्रण रखता है. वस्तुतः किसी भी समाज में नागरिक समाज की उपस्थिति सत्ता को नियंत्रित करने की होती है और नागरिक समाज की सक्रियता देश की सत्ता को जनोन्मुख, पीपुल्स ओरिएंटेड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. क्योंकि नागरिक समाज प्रायः इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, समानता आधारित सार्वजनिक कल्याण की भावना से यह अनुप्रेरित होते हैं. इसीलिए नागरिक समाज समाज के पिछड़े, आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं. वस्तुतः नागरिक समाज किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में जन सहभागिता, पीपुल्स पार्टिसिपेशन का विस्तार करता है. यह दोहरी भूमिका निभाता है. एक ओर जनता को सरकार के कल्याणकारी कार्यों की सूचना देता है, उनके बारे में बताता है. दूसरी ओर व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपुल, लोगों की क्या अपेक्षा है, जनता क्या चाहती है, इस अपेक्षा को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने का काम सिविल सोसाइटी किया करती है. यह इतना ही नहीं करती, यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जिसको हम प्रशासनिक मशीनरी कहते हैं, उस प्रशासनिक मशीनरी को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है. अतः यह प्रशासनिक निरंकुशता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का एक समुचित माध्यम है. नागरिक समाज समाज में स्थानीय विकास को सुनिश्चित करने में मदद करता है. यह स्थानीय स्तर पर एक चौकीदार की भूमिका निभाता है, पहरेदार की भूमिका निभाता है और यह ग्राउंड लेवल पर राजनीतिक चेतना उत्पन्न करते हैं. यह जनता की मांगों को संगठित करते हैं, सेल्फ हेल्प द्वारा कोऑपरेटिव की स्पिरिट को मजबूत करते हैं. अतः स्पष्ट है कि नागरिक समाज किसी एक सरकार की विरोधी नहीं होती, बल्कि उसकी पूरक व्यवस्था है. इट इज ए कंप्लीमेंट्री सिस्टम टू गवर्नमेंट. इट हैज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेचर. नागरिक समाज का स्वरूप औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है. अब इस नागरिक समाज में क्या आता है, इसके क्या अंग होते हैं? नागरिक समाज के अंतर्गत एनजीओज, स्वयं सेवी समूह जिसे हम कहते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, सामुदायिक संगठन आते हैं, मजदूर संगठन आते हैं,
किसान संगठन आते हैं, महिला संगठन आते हैं, धार्मिक, सरकारी, व्यावसायिक एसोसिएशंस आते हैं। तो अब जब हम भारत में इस नागरिक समाज की चर्चा करते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भारत में इनका क्या इतिहास रहा है। हम आपको बहुत संक्षिप्त रूप से यह बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में आधुनिक समय में 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन चला था वह भी एक प्रकार का नागरिक समाज से उपजा हुआ आंदोलन था। महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन 1920 का, वह भी एक नागरिक समाज का एग्जाम्पल था। इसी तरह से स्वतंत्रता के बाद सेव साइलेंट वैली मूवमेंट चला केरला में 1973 में, वह भी एक आंदोलन था। इसके बाद वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन हुआ जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसी तरह से नामांतर आंदोलन चला मराठवाड़ा में, विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी और अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा नाम दिया जा सका। इसी तरह से जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में, एंटी करप्शन मूवमेंट इन 2013 में, जिसमें कि जन लोकपाल बिल की डिमांड रखी गई। इसी तरह से निर्भया आंदोलन आप सभी लोग परिचित हैं। और अभी जो प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद 2014 से जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, या जो अभी शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, these are some of the examples of civil society movement in India. So भारत में नागरिक समाज वस्तुतः उसका कोई भी आंदोलन राज्य के विरुद्ध मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय समय पर इन आंदोलनों से सरकार को भविष्य की दिशा भी प्राप्त हुई है। सो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंट्रोस्पेक्ट on their purpose, on their objectives, and on their role they should play in contemporary modern times. And that is why Gandhi ji always persuaded Indians to make personal sacrifices to show their support and not merely demand change from others. हम गांधी के एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। नागरिक समाज राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं और इसके अंतर्गत जो कमियां हैं, उन कमियों को अगर दूर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से सामाजिक विकास में, राजनीति के विकास में यह महत्वपूर्ण हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।